भैया ये बात समझो ध्यान से कि क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर? 80 मार्क्स के पेपर में 80 नंबर का पेपर आता है। क्लियर? और 80 नंबर के पेपर में ऑलमोस्ट आपको मैक्स टू मैक्स 8 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन यहां जरूर दिखाई देने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक केस स्टडी भी इस चैप्टर से मिलने वाली है। क्लियर? तो हम इस चैप्टर को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने वाले कि मुझे एक्सरसाइज फिनिश करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दैट्स इट, खत्म। नहीं, क्लियर? हमें इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इसके प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को भी रिलेट करना है, प्रैक्टिकली भी अपने सराउंडिंग से रिलेट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत? फाइनली बेटा ये चैप्टर जो हम लोग क्लास 10th के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 9th ऑल्सो। क्लियर? हम लोग क्लास 9th में भी ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ करके आ चुके हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को क्लास 9th के अंदर, पढ़ाया ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? जो अब नए स्टूडेंट्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर? न्यू एनसीईआरटी मींस कौन सी? शाबाश बेटा, कौन सी? गणित मंजरी। कौन सी बुक है? हाँ, गणित मंजरी, ठीक है। तो जो न्यू एनसीईआरटी बुक है बेटा, अब न्यू एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इन्वॉल्व कर दिए गए जो सीबीएसई में पहले क्लास 10th के अंदर इन्वॉल्व थे। गॉट इट? तो ये जो लेक्चर आप लोग कवर करने वाले हैं बेटा, ये लेक्चर क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 10th दोनों तरह के बच्चों के लिए कंप्लीटली यूजफुल होने वाला है। क्लियर? सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि चैप्टर को इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस माइंड सेट के साथ बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ना करें कि मुझे सिर्फ एक्सरसाइज फिनिश करनी है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से समझ जाओगे तो एक्सरसाइज को फिनिश करने में डेफिनेटली आपको मेरी जरूरत या अपने स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होने वाली है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? चैप्टर स्टार्ट करें, है ना? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चा हम आपके सामने ना एक क्वेरीज पुट अप करना चाहेंगे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट करना चाहेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग ना अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ रहे होते हो, मान लीजिए कि आपके पास अपनी एक स्टडी टेबल है। इमेजिन व्हाट कि उस स्टडी टेबल पर कहीं एक कॉर्नर पर एक मान लेते बुक रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? बुक रखी हुई है। शाबाश बेटा। इमेजिन व्हाट कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चा अब आपको उस बुक की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, बताना है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई या हाउ यू विल जस्टिफाई कि द बुक विल प्लेस ऑन दैट डेस्क? बता सकते हो? आप उस बुक की पोजीशन हमें बता सकते हैं क्या? आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बोलो, है ना? ऑब्वियसली अभी आपको लग रहा होगा कि सर हाउ डज इट पॉसिबल, कैसे बता सकते हैं, है ना? नहीं बता सकते। चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने और रिलेट करता हूं। बच्चा जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लोकेशन बतानी हो और आप आज से 100 साल पहले के पर्सन हो, जिसमें आप लोगों को ना गूगल मैप्स के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई गूगल मैप नहीं है, कोई चैट जीपीटी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई एआई नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को बतानी है और वो पर्सन आपसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हाउ यू विल डिफाइन देम, योर पोजीशन? बता सकते हो? बताओ। शाबाश। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा। बस आपको करना क्या है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप आज से 100 साल पहले के पर्सन अपने आप को मानना है, ठीक है? अर्ली ह्यूमन अपने आप को कंसीडर नहीं करना है, 100 साल पहले ही जाना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है कि पता चला मैं आदि मानव बन गया जाकर वहां पर, ऐसा नहीं। 100 साल पीछे जाओ, बस ये मान के चलो कि मेरे पास डेटा नाम की कोई चीज नहीं है और आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को बतानी है जो 100 किलोमीटर की दूरी पर आपसे रह रहा है। तो आप कैसे बताओगे? आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी पोजीशन बताने के लिए आप क्या करोगे पता है? आप एग्जैक्टली हाउस नंबर बता दोगे तो नहीं समझ पाएगा वो। क्लियर? आप अपने लोकल एरिया को बताओगे। लोकल एरिया बताने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं अपनी इस कोचिंग के एड्रेस को आइडेंटिफाई करना चाहूं, क्लियर, उस पर्सन को, जो पर्सन यहां से लेट्स से कि वो अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में रहने वाले किसी पर्सन को मुझे अपनी कोचिंग का एड्रेस देना है, हम कैसे देंगे? और ना मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि ना गूगल मैप करना है, कुछ नहीं, मेरे को ना वर्बली चीजों को डिफाइन करना है। हम कैसे बताएंगे? हम उसको डायरेक्टली बता देंगे क्या कि देखो भाई ऐसा है कि आप जो है डायरेक्टली दयाल कोचिंग इंस्टीट्यूट चले आओ। नहीं जानता होगा ना वो, जानता होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जानता होगा। हाँ, ऑब्वियसली ये बात जरूर है कि आगे आने वाले 5-6 सालों में डेफिनेटली वो जान जाएगा कि दयाल कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम सुनेगा तुरंत पता चल जाएगा ना डेफिनेटली। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर पर्सन को कोचिंग का एड्रेस देना है। हाउ यू विल डिफाइन देम? मैं बताता हूं। पता है क्या करोगे? ऑब्वियसली ये पहले ना अपना दायरा सीमित करोगे, अपने दायरे को देखोगे और उस पर्सन के दायरे को देखोगे। लिमिटेशंस, बाउंड्रीज मींस आप ये देखोगे कि वो पर्सन ना किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहा है और आप किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले उसको बताओगे कि देखो भाई ऐसा है, आपको पहले इंडिया आना है। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट आपने क्या बनाया? इंडिया। आई होप क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर आप इंडिया के बाद आप उसको क्या बताओगे कि इंडिया में आप कहां आना है? यूपी में, है ना?
भाई लखनऊ में डायरेक्टली नहीं आएगा, इंडिया में कहां आएगा, यूपी में। फिर यूपी के अंदर आप उसको लेके आओगे लखनऊ में, फिर लखनऊ के अंदर आप उसको लेके आओगे और किसी भी पर्सन से पूछ लेना कि दयाल कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, डायरेक्टली आप यहीं आ जाओगे। फाइनली क्या लगता है वो पर्सन यहाँ का एड्रेस पा जाएगा कि नहीं पा जाएगा, है ना, पा जाएगा ना। ये एक मोमेंटम है, एक प्रोसीजर है अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। ये हम तब यूज करते थे जब मेरे पास किसी भी तरह की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इज दिस क्लियर। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैथमेटिशियंस, जो लेजेंडरी मैथमेटिशियंस थे जिनका इस चैप्टर के पीछे बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, उन पर्टिकुलर पर्संस ने भी इस चैप्टर में इसको इन्वॉल्व भी इसी स्ट्रेटजी के साथ किया, इसी माइंडसेट के साथ किया कि मैं स्पेस में नहीं, किसी फ्लैट सरफेस पर, स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी फ्लैट सरफेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को कैसे बता सकता हूं। इज दिस क्लियर। जैसे भी मैंने आपके सामने एग्जांपल बताया ना बेटा कि क्या करना है, एक आपके पास रीडिंग डेस्क है, स्टडी टेबल, स्टडी टेबल के किसी कॉर्नर पर आपको क्या, आपको एक बुक रखी हुई है, आपको बुक की एक्चुअल पोजीशन को बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना। अभी सॉल्यूशन 10 मिनट बाद हम देंगे। क्लियर, 10 मिनट ज्यादा बोल दिया बच्चे, परेशान मत हो, 2 मिनट बाद दे देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनली हम एक काम करते हैं, ये क्वेरीज जो आपके माइंड में जनरेट हो रही है ना कि मैं कैसे एक पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। जैसे मान लो एक ऑब्वियसली एक दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेटा कि मैं अपनी पोजीशन बता सकता हूं ना, मैं अपनी पोजीशन, मैं अपनी कोचिंग की पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस पेन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है, पेन की पोजीशन को बताना है, बता दोगे? इज देयर एनी ऑप्शन? मैथमेटिकली क्या लगता है, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास कि हम इस पेन की पोजीशन को बता दें? हाँ, ऑप्शन अवेलेबल है ना, बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है। हम इस पेन की एग्जैक्ट पोजीशन को बता देंगे, एग्जैक्ट पोजीशन को। क्लियर, पता है कौन से टॉपिक के अंदर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी का मेन एडवांटेज, मेन टॉपिक इसी का भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लियर, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। कौन सी? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इज दिस क्लियर? रियल लाइफ में इसका बहुत जगह पर बेहतरीन यूज है। अभी कैसे कैसे हम लोगों को यूज देखना है, इसको समझने से पहले बच्चा हम आपको बताते हैं कि चैप्टर के पीछे के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, क्लियर, उन कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि फिर आप सिर्फ चैप्टर पढ़ लेंगे। क्लियर, इस चैप्टर के पीछे के मेन रिस्पॉन्सिबल चेहरे कौन कौन से हैं वो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे। और मुझे लगता है बच्चा कि ये चीज आप सभी लोगों को जाननी चाहिए कि जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं और जिस पर डिपेंडेंट हम एक्सरसाइज एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे का मेन चेहरा कौन है ना। आपको तो मैं पढ़ा रहा हूं, डेफिनेटली इन फ्यूचर आप यही याद रखने वाले हो कि नहीं मुझे तो दयाल सर ने बताया था, लेकिन ये सोचो कि दयाल सर ने कहां से पढ़ा, है ना, और दयाल सर ने जिस किताब से पढ़ा उस किताब में कहां से लिखा गया। तो वो सबसे फ्लैशबैक में चलते हैं और मेन कैरेक्टर्स पे बात करते हैं। क्लियर, सबसे पहला मेन कैरेक्टर आता है बौधायन। सबसे पहला एक होता है ना कि स्पार्क जनरेट करने वाला, स्पार्क पैदा करने वाला, कि भाई ना एक हम आपको चिंगारी देते हैं, बाकी थ्योरी आप बनाओ। क्लियर, तो स्पार्क सबसे पहले दिया किसने? बौधायन ने। ये ऐसे पहले मैथमेटिशियन है, क्लियर, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नींव रखी, कह सकते हो आप। क्लियर, ये कह सकता हूं कि लोकल जनरेटर भी कह सकता हूं मैं बौधायन को। क्लियर, आफ्टर दैट, क्योंकि बौधायन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डायरेक्शन बताई। डायरेक्शन जानते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन्हीं पूरी डायरेक्शन पर ही डिपेंडेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो डायरेक्शन का मेन जो क्राइटेरिया है, जो मेन क्रेडिट दिया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा? बौधायन को दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? आफ्टर दैट बौधायन के बाद फिर एक और मैथमेटिशियन आते हैं बेटा, नाम था उनका टॉलमी। इज दिस क्लियर? तो टॉलमी का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। टॉलमी ने पर्टिकुलर सिनेरियो में, आपको पता है आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में हम लोग अपनी एक्चुअल पोजीशन को बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, याद है ना। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये जो डायरेक्शन इन्होंने बनाई है ना, ये कौन बनाया? ज्योग्राफी में जो हम लोग बेहतरीन ज्यादातर यूज करते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए। टॉलमी मेन कैरेक्टर है उनके पीछे। इज दिस क्लियर? फिर टॉलमी के बाद मैथमेटिशियन आते हैं आर्यभट्ट। उन्होंने यूनिट सर्कल का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को इजी बनाया, कि वो ना बेसिकली आर्यभट्ट क्या करते थे, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को फुलफिल करते थे। समझे कि भाई जैसे मान लीजिए कि मेरे को पता है कि वो एक स्टार वहां मेरे को दिख रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टार वहां, लेकिन उस स्टार की पोजीशन को डिफाइन कैसे किया जाए, या किसी प्लैनेट की पोजीशन को डिफाइन कैसे किया जाए। क्लियर, स्पेस में किसी प्लैनेट की पोजीशन को डिफाइन करने का मेन क्रेडिट किसको दिया जाएगा? बच्चे, आर्यभट्ट। चेहरा और नाम दोनों याद रखना है। गॉट इट? आर्यभट्ट के बाद फिर एक और मैथमेटिशियन आते हैं, ब्रह्मगुप्त। क्लियर? सो फाइनली जिन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको अभी मैं मुश्किल से 3 से 4 मिनट के बाद कार्टेशियन प्लेन नाम से बताऊंगा। कार्टेशियन प्लेन। तो उस कार्टेशियन प्लेन को बनाने के वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन कौन है बच्चा? ब्रह्मगुप्त। क्लियर? आफ्टर दैट फिर एक और मैथमेटिशियन आते हैं, मुस्लिम मैथमेटिशियन आते हैं, क्या नाम था उनका?
बेटा क्या नाम है, शाबाश, अल बिरौनी। इज दिस क्लियर? उनका भी मेन कैरेक्टर है। क्लियर? आफ्टर दैट फिर और ओमार खय्यम आते हैं, फिर इन डिस्कार्टिस आते हैं। क्लियर है ना? ऐसे मात्र सिर्फ इतने ही चेहरे नहीं है, लेकिन ये मेन चेहरे, मेन लेजेंड्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पार्क को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट थ्योरी को बनाने के लिए, कि आगे चल करके बच्चे इस टॉपिक को रीड करें, पढ़ें और सोसाइटी में और मैथमेटिक्स में एक नया कॉन्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए इन चेहरों को और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? सो फाइनली चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। चलो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। पक्का याद है? क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले कौन सा पूछा था बेटा? शाबाश बच्चे। क्लियर बेटा? अभी यूजेस ना मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। क्लियर? हम पहले इसकी नीड बताते हैं ताकि आपके बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली ना कि हम पढ़ क्यों रहे इस चैप्टर को, नीड क्यों है। समझो ध्यान से बेटा। स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई। मैंने आपसे कहा कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है कुछ इस तरीके से, ठीक है? एक ये टेबल मैंने बनाई है और मैं इस टेबल के इस तरीके से फुट्स बना देता हूं इस तरीके से। क्या लगता है टेबल दिख रही है आप लोगों को? ये बच्चा क्या लगता है टेबल है ये? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब ये मेरी स्टडी टेबल है। टास्क इज क्लियर एज पर यू, टास्क इज क्लियर कि इस स्टडी टेबल पर एक बुक रखी हुई है या एक कप रखा हुआ है या पेन स्टैंड रखा हुआ है, कुछ भी। लेट्स से कि मैंने ना यहां पर एक इस तरह का पेन स्टैंड रख दिया। क्लियर? समझना ध्यान से, एक इस तरह का पॉट रखा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉट की, इस पेन स्टैंड की पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? बता सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या होगी? कैसे? शाबाश, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए। कितना बेहतरीन जवाब दिया बच्ची ने, है ना? मैं शौक, मेरे को तो पता ही नहीं था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे। सच में ऑब्वियसली बात है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करूंगा ना। क्लियर? एआई का तो इस्तेमाल करूंगा नहीं मैं, है कि नहीं? कि एआई का यूज कर लेना है ना? मेरा मेन मोटो ये है कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं बता देता हूं। ठीक है? टास्क ये बेटा, कुछ नहीं करना। जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, और खासकर तब जब ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पर लाई कर रहा हो। कहां पर? प्लेन सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो और आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं, तो बच्चा आपको उस सरफेस को दो पार्ट में, दो लाइंस के थ्रू कैटेगराइज करना होगा हमेशा। ये प्रोसीजर है। मींस अगर मैं इस पेन स्टैंड की पोजीशन को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मुझे अपने इस सरफेस को, जो कि एक डेस्क का फ्रंट सरफेस है, भाई ऑब्वियस सी बात है, डेस्क फ्लैट होती है ना, डेस्क तो फ्लैट ही होती है, स्टडी टेबल फ्लैट होती है, तो स्टडी टेबल को आपको ना इस तरीके से कैटेगराइज करना होगा, ऐसे। और फाइनली अभी मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? लेकिन आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो हमारी स्टडी टेबल है ना, वो हमेशा हल्का सा टिल्टेड है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टिल्टेड है। लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर के तौर पर ट्रीट करूं, तो ये जो दो लाइनें मैंने ड्रॉ की है ना बेटा, इन दोनों लाइनों की हेल्प से हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे पता है? कुछ नहीं करना, बस इन्हीं लाइनों पर आपको बेटा नंबरिंग प्लॉट कर देनी है। यहां करना है क्या? 0, फिर यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, इक्वल इक्वल गैप करते हुए इस तरीके से प्लॉटिंग करनी है, लेबलिंग करनी है। इधर भी क्या? -1, -2, -3, -4, -5, डॉट डॉट डॉट। फिर इसी तरीके से वाई एक्सिस पर यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, 1, 2, 3 और फिर इस तरफ 4, इधर आ जाएगा -1, -2, -3 और फिर -4। बेटा क्या लगता है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बच्चा पता है टास्क क्या था? क्या टास्क है मेरा? ऑब्वियसली मुझे इस पेन स्टैंड की पोजीशन को तो आइडेंटिफाई करना है। मेन टास्क एक्चुअली इस चैप्टर का तो यही है, पोजीशन को इन्वॉल्व करना। क्लियर? पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, कुछ नहीं करना। अगर आप पोजीशन को पता लगाना चाहते हैं तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? इमेजिन बोर्ड के क्या करना पड़ेगा? पता लगा सकते हो बेटा? शाबाश। हाँ बेटा, इस पेन स्टैंड के टॉप को कंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए आप इसको कंक्लूड करो, टॉप हमारा ये, तो आपको पता है एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से पैरेलली एक्सिस के, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है पैरेलली एक्सिस के, कुछ इस तरीके से ऐसे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा ये दोनों लाइनें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, यहां पर उसी पोजीशन पर, उसी पॉइंट को हम उस पर्टिकुलर पेन स्टैंड की पोजीशन को कंसीडर कर लेंगे। इज दिस क्लियर? जैसे मान लीजिए ऑब्वियसली देखो, एक्स एक्सिस पर 4 है, वाई एक्सिस पर 1 है, तो बेटा कितना आ जाएगा? 4, 1। और हम इस पेन स्टैंड की पोजीशन को कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, 4, 1। है ना इंटरेस्टिंग चीज? है ना बढ़िया चीज? बिल्कुल क्लियर। अब इसका एक और रियल यूज बताते हैं। जैसे मान लो बच्चा कि मैं क्लास के अंदर एंटर किया, हालांकि हाँ बेटा शाबाश, बताएं।
एक सेंटर पॉइंट होता है हर ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट को अपने प्लेन से मैच कराना, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो उसके सेंटर को ढूंढो और उसके सेंटर को अपने प्लेन से मैच करा दो, दैट्स इट। जैसे अभी मेरा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां मैंने शिफ्ट किया हुआ है, अब सब मैंने मानने को कहा है, एक्चुअली इसका सेंटर यहां होएगा, क्लियर, यहां होएगा तो यहां इसकी पोजीशन बताया जाएगा, जहां सेंटर होगा वहां पोजीशन मान ली जाएगी, गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसका एक और यूज बताते हैं, यूज बहुत क्लियर है, बट अब बच्चा यूज बहुत क्लियर है। इमेजिन व्हाट कि मैं अभी क्लासरूम के अंदर जैसे ही इंटर करूं, है ना, ऑब्वियसली मैं यहाँ क्लास में बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी बच्चों के नेम जानता हूं, है ना, सभी बच्चों के नेम मेरे को पता है ऑब्वियसली, इज दिस क्लियर। तो मैं इमेजिन व्हाट कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको आपके नाम से ना बुलाऊं, मैथमेटिकली कुछ मैथमेटिकल सिस्टम का यूज करते हुए मैं आपको बताऊं, तो पता है आप जिस पोजीशन पे बैठे हो आपकी पोजीशन फिक्स्ड है ना, कैसे फिक्स्ड है बताता हूं मैं। ऑब्वियसली जैसे मैं रूम के अंदर इंटर किया तो रूम के अंदर इंटर करते ही मुझे ना रोज और कॉलम्स दिखाई दिए, बोलो दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए, है ना। मींस जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अभी बताऊं, क्लियर, तो मान लेते कि ना ये मेरे रूम है, क्लियर, ये मेरे रूम का ना इन है, मुझे यहां से इन करना है रूम के अंदर, बोलो मंजूर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे ही मैं रूम के अंदर एंट्री करूंगा मुझे मेरे बच्चे इस पोजीशन के साथ बैठते हुए दिखाई देंगे, क्या लगता है बेटा, समझते जाइएगा, जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तुरंत बता दीजिएगा। बेटा क्या लगता है मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से बैठते हुए दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, ए बेटे बच्चे आप यहां बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि नहीं, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा, 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 एक यहां बैठा है, क्लियर है ना। मैं हर एक बच्चे के नाम जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करें। पता है आपकी पोजीशन क्या होगी, ऑब्वियसली बहुत इजी है बताना, इट इज जस्ट लाइक टू का टेबल, करना क्या है कुछ नहीं, बस ये ध्यान दो कि ना इसमें से ये रो 1 है, रो पड़ी होती है, कॉलम खड़ी होती है, जो पड़ी लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या कहा जाएगा, रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहा जाएगा बेटा, रो, और जो वर्टिकल लाइन उसको क्या कहा जाएगा, कॉलम कहा जाएगा। इमेजिन व्हाट बच्चा बताओ कि यहां कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं, दैट्स गुड, 1 2 और 3, देयर आर 3 रोज, 1 2 and 3, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, यस वेल प्लेड बच्चा, वेल प्लेड, देयर आर 4 कॉलम्स, 1 2 3 and 4, is this clear to everyone? Now you all can check and now you all have to observe क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस पर्सन की या इस बच्चे की पोजीशन क्या होगी। इमेजिन व्हाट, अगर मैं बोल रहा हूं ये 1 है, ये 1 है, तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन क्या होगी, 1, 1, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? बच्चे इसकी पोजीशन बता दो कितना आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसकी पोजीशन 1, 2 होगी, इज दिस क्लियर। बच्चे इसकी पोजीशन क्या होगी, चेक कर लो बेटा, 1, 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, गॉट इट, है ना। इंटरेस्टिंग बात क्या होगा यहां पर, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट बेटा। दैट्स द सेम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम मैनर में सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, द नेक्स्ट वन कितना आएगा बच्चा यहां पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर। सो बताएं आप अपनी पोजीशन बता सकते हैं, मैथमेटिकली बताओ आपकी पोजीशन क्या है, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, नाउ स्टिल यू हैव टू डिफाइन योर पोजीशन, ऑब्वियसली थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, गॉट इट। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू मींस आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 2, गॉट इट। इस रूम के कंपैरेटिवली, इस फ्लैट सरफेस के कंपैरेटिवली आपके एक कोऑर्डिनेट्स हैं, आप जिस पोजीशन पे बैठे हो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, है कि नहीं बेटा, आप बता दो आपकी पोजीशन क्या है, शाबाश, वेल प्लेड, यस 3, 1, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टास्क क्लियर हुआ ये चीज, है ना। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम कैसे पोजीशन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएंगी बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पता है हम सिर्फ पोजीशन ही पता नहीं लगा सकते, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए विदाउट यूजिंग स्केल, विदाउट यूजिंग रूलर, हम आपके और भैया इन बच्चे के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए इस चैप्टर के बिहाफ पर, क्लियर। ऑब्वियसली मैंने कहा कि मेरा एक बच्चा मींस बेटा आप यू आर सिटिंग हियर, क्या लगता है आप यहां बैठी हो कि नहीं बैठी हो, बोलो है कि नहीं। एंड बेटा यू क्या लगता है आप यहां बैठे हो कि नहीं बैठे हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पता है मैं रूलर का यूज नहीं करने वाला, आई एम नॉट यूजिंग रूलर, मैं स्केल नहीं यूज करने वाला, कोई मीटर स्केल नहीं लेके आने वाला कि मैं मीटर स्केल लेके आऊं आपसे आप तक की डिस्टेंस मेजर करूं, नहीं, मैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए इन भाई साहब और इन भाई साहब, मैं बच्चे का नाम लिख देता हूं कशिश, दैट्स गुड, मैं बच्चे का नाम लिख देता हूं कशिश,
क्लियर? एंड यू अमन, शाबाश, मैं बच्चे का नाम लिख देता हूं। क्लियर? मैं किसी स्केल में किसी रूलर को बिना यूज किए हुए मैं कशिश और अमन के बीच के डिस्टेंस भी एग्जैक्ट डिस्टेंस ना, बिना एरर के एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। है ना इंटरेस्टिंग बात? सीखना चाहिए ना चैप्टर के बारे में, कितना बढ़िया यूज है इसका। तो क्लियर है ना? अब बताते हैं इसका रियल लाइफ यूज क्या क्या है ना? इसका रियल लाइफ यूज क्या क्या ये भी जानना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो हमने आप लोगों को दो बेसिक यूज तो बताए। अब इसका रियल लाइफ यूज देखोगे कि कहां कहां पर ये चीजें यूज होती हैं, बड़ा चेक कर लो यूजेस के तौर पर। क्लियर? आपको पता है मैं आप लोगों को, बच्चे आप लोग बहुत होनहार बच्चे, बहुत शानदार बच्चे हैं, आप लोगों को आपके तरीके बताता हूं। ऑब्वियसली आपको पता है आप गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं आप लोग, आप खेलती हैं पबजी? खेलती हैं आप? ऑब्वियसली नहीं खेलती है, कितनी स्मार्ट बच्ची है, पबजी नहीं खेलती है, आप खेलती हैं? अच्छा, मल्टीप्लायर गेम कौन खेलता है? आप खेलते हैं? ऑब्वियसली आप तो खेलते ही होंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ध्यान रखो किसी ना किसी को तो खेलते हुए देखा ही होगा। देख, फ्री फायर खेलती है भाई साहब, बस यही तो मामला फंस जाता है ना? बस यही तो मामला फंस जाता है ना? मैं कह रहा हूं कि बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ खेलो, नहीं, इनको तो भाई साहब क्या करना है पता है? हाँ, सी वांट टू प्ले विद व्हाट? ओहो, फिर धीरे धीरे करके सबके निकलेंगे। फाइनली खेलो, अच्छी चीज है, ठीक है, खेलना भी चाहिए। क्लियर? मैं बस एक छोटी सी बात बताता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप एक मल्टीप्लायर गेम खेल रहे होते हो तो मल्टीप्लायर गेम में एक कैरेक्टर होता है, ठीक है? अब कैरेक्टर का नाम आप कुछ भी बता सकते हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जरूर जानता हूं कि उस मल्टीप्लायर गेम में कैरेक्टर पता है 360 डिग्री के साथ रिवोल्यूशन करता है, 360 डिग्री का रोटेट लेता है। क्लियर? वो जहां चाहते हो वहां लेके जा सकते हो उसको। क्या लगता है कैरेक्टर सिर्फ इसी तरीके से आगे पीछे मूव करता है क्या? ऐसे से तो मूव नहीं करता ना, कैरेक्टर 360 डिग्री का रोटेशन लेता है, ऐसे से करके किधर भी जैसे चाहे वैसे रोटेट कर सकता है। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख पा रहे हैं, बोलो है कि नहीं? तो बेसिकली हमने उस कैरेक्टर को कैसे डायरेक्शन के बारे में बताया, हमने उसको कैसे बताया कि नाउ यू हैव टू टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड नाउ यू हैव टू टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, कैसे बताया मैंने? ऑब्वियसली चैप्टर ये कौन सा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ना होती, ऑब्वियसली मैं सिस्टम को वो प्रोग्रामिंग ना दे पाता जिस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम ये कैप्चर कर रहा है कि मुझे अपने कैरेक्टर को नॉर्थ ईस्ट में घुमाना है, मुझे अपने कैरेक्टर को ईस्ट साउथ में घुमाना है। बच्चा क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक वहां यूज हुआ कि हम जो गेम खेल रहे होते हैं उस गेम में भी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हो रहा होता है। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दूसरा यूज बताते हैं। क्रिकेट तो सभी लोग देखते होंगे, क्लियर? अच्छा, क्रिकेट को देखते होगे तो ना, तो आपको पता होगा कि ना, ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा कि जब भी कभी कोई प्लेयर 6 हिट करता है तो ना बॉल के लिए उसकी स्पीड बता दी जाती है कि बॉल ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर, ये बता दी जाती है ना? और देखो स्क्रीन पर एक ग्राफ बना दिया जाता है। ग्राफ बेसिकली, ग्राफ का रेफरेंस क्या होता है? ग्राफ किसके रेफरेंस में बन रहा होता है? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में बन रहा होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं? टास्क क्लियर हो रहा है? फाइनली आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोगों को जो सिटी की प्लानिंग होती है ना, कि भाई यहाँ पर ये गली जानी है, यहाँ ये गली जानी है, यहाँ ये गली जानी है, तो उन गलियों को भी लोकेट करने के लिए हम लोग इसी चीज का यूज करते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम, पूरा जीपीएस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं ना ऑब्वियसली अपनी लोकेशन को बताने के लिए। मैंने कहा ना कि आज मुझे यूएसए में बैठे हुए किसी पर्सन को अगर अपनी लोकेशन बतानी है तो मैं मैनुअली नहीं बताने वाला उसको, बस सिस्टम से अपने कोऑर्डिनेट्स को सेंड अप करूंगा और वो मेरे को यहां तक पहुंच जाएगा। बस मुझे अपने कोऑर्डिनेट सेंड करने। कौन से कोऑर्डिनेट्स? ये वही कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ये ऐसे इस तरह के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ना? बस अभी मैं 2D में बात कर रहा हूं तो इस तरीके से, अभी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम एडवांस हो जाएंगे, लेयर बाय लेयर ऊपर जाएंगे हम लोग। क्लियर? फिर कोऑर्डिनेट्स का एक्चुअल मतलब समझ पाओगे कि डिग्री मिनट सेकंड में हमारे एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आके गिरते हैं। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? फाइनली आई होप क्लियर। तो बेसिकली बेटा आप ध्यान से समझ लीजिए कि कई कई जगह पर जैसे जीपीएस नेविगेशन हो गया, ग्राफिक डेटा हो गया, इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट हो गया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में हो गया, कई जगह पर हमारी इस पर्टिकुलर फील्ड का यूज होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो फाइनली दैट्स गुड, आई होप। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि चैप्टर मुझे पढ़ना क्यों है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बेटा क्या लगता है फिर चैप्टर स्टार्ट किया जाए? पक्का है ना? चलो बच्चा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस बात को समझना है कि मैं कैसे किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेस में नहीं, स्पेस की बात नहीं करूंगा मैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को किसी फ्लैट सरफेस पर बताया जाए। क्लियर? इसको पता लगाने के लिए जिस फ्लैट सरफेस पर किसी पॉइंट की पोजीशन को आप बताना चाह रहे हैं उस फ्लैट सरफेस पर आपको हमेशा और हमेशा दो तरह की लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। गॉट इट? हमेशा इमेजिन व्हाट कि जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा भी ये फ्लैट सरफेस है, मेरी स्क्रीन एक प्लेन है, प्लेन है ना बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच से उभरी हो इस तरीके से दिख रही हो, एक फ्लैट सरफेस है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि इस फ्लैट सरफेस को कार्टेशियन प्लेन बनाना। क्या बनाना?
कार्टेशियन प्लेन। ध्यान रखो, किसी भी स्मूथ सरफेस, किसी भी फ्लैट सरफेस को कार्टेशियन प्लेन बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली आप लोग किताबें पढ़ते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, और फाइनली आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो। व्हाट डज मीन बाय कार्टेशियन प्लेन? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ नहीं करना, किसी भी सरफेस को कार्टेशियन प्लेन बनाया जा सकता है, किसी भी फ्लैट सरफेस को कार्टेशियन प्लेन बनाया जा सकता है। बस ये याद रखो कि उस सरफेस को कार्टेशियन प्लेन बोलने के लिए आपको उस सरफेस पर दो तरह की लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इमेजिन व्हाट बच्चा, मेरे काबिल होनहार बच्चों, मैंने अपने इस बोर्ड पर मैंने दो तरह की लाइन ड्रॉ की। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं ना इसको थोड़ा सा किसी और कलर में चीज कर लेता हूं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या लगता है, टास्क क्लियर है? इज दिस अ लाइन? दैट्स गुड। मैं ना इसको यहां कर लेता हूं, मिडिल वन। बड़ा ये बात समझ में आ रही है? दैट्स गुड। एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की। बेटा इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? चेक कर लो बच्चा, इज दिस अ स्ट्रेट लाइन मेरे बच्चों? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्ट्रेट नहीं है? कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं बेटा, कॉमन एरर है, इट इज जस्ट व्हाट कुछ नहीं। तो देखो, सीखो, आगे बढ़ो बेटा, मेरे बच्चों, मेरे होनहार, मेरे काबिल बच्चों, मैंने दो तरह की लाइन ड्रॉ की। ठीक, मैंने एक लाइन बनाई वर्टिकल, एक लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल। जैसे ही मैं किसी फ्लैट सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर ये दो तरह की इंटरसेक्टिंग लाइन बना दूंगा, मैं अब अपने सरफेस को सिर्फ फ्लैट सरफेस या फ्लैट प्लेन सरफेस नहीं बोलूंगा, मैं उसको अब मैथमेटिकली क्या बोलने लगूंगा? कार्टेशियन प्लेन बोलने लगूंगा। क्या बोलूंगा? कार्टेशियन प्लेन। मींस कि अब जो मैंने बना दिया है ये मेरे लिए क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। क्या है बेटा? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मैंने लिख दिया यहां पर। आई होप सो कि ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज व्हाट? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? यहां पर दो तरह की लाइन है बच्चा, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन। गॉट इट? मेरे बच्चों, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट की जाती है। कैसे? एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस से, ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स डैश एक्सिस होगा। ठीक, एक वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है, और इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश बोलते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, क्लियर, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा बेटा? ओरिजिन कहा जाएगा। शाबाश, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। गॉट इट? इज दिस क्लियर? याद रख लो कि मैं ये बात समझना है, मुझे नहीं, आपको समझना है बच्चा, कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमेशा रियल लाइन के तौर पर ट्रीट की जाती है। कैसे ट्रीट की जाती है? रियल लाइन के तौर पर ट्रीट की जाती है। रियल लाइन इन द सेंस कि बच्चा, रियल लाइन, मैं उस लाइन को बोलता हूं जिस पर आने वाले नंबर सारे रियल नंबर हो। कैसे नंबर हो बेटा? रियल नंबर हो। कैसे नंबर हो बेटा? रियल नंबर हो। रियल नंबर जानते हो ना, दुनिया धरती के सारे नंबर, जो नंबर आप सोच सकते हो वो सारे नंबर यहां पर आपको मिलेंगे। क्लियर? कुछ इस तरीके से आपको गैपिंग, इक्वल गैपिंग करते हुए आपको यहां पर लोकेट करना है। शाबाश, मैं बता देता हूं, दैट्स गुड। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा 1, फिर मैं यहां लिख रहा हूं क्या? 2, मैं यहां लिख रहा हूं 3, यहां लिख रहा हूं 4, इक्वल गैप को मेजर करते हुए। गॉट इट? 4, आफ्टर दैट क्या? 5, 6, 7 and so on. The particular rhythm are continue up to infinity. The next one, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड डॉट। इसी तरीके से y एक्सिस पर ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट। व्हाट डज मीन बाय डॉट? -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? मैं ना आपको डेप्थ दिखाता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती हैं, पता है? अच्छा, आपको लगता होगा कि सर ने सिर्फ 7 तक लिखा है। क्या लगता है 7 के बाद आगे और नंबर लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे? लिखे जाएंगे। अच्छा बेटा, बता सकते हो कहां तक लिखे जाएंगे? इन्फिनिटी तक। मींस आपको लगता है कि ये सारे नंबर जो है सर प्लस इन्फिनिटी तक कंक्लूड करेंगे। बेटा ये तो सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये तो चल रहा है कि सारे नंबर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, है ना? इधर के सारे नंबर किधर तक जाएंगे बच्चा? शाबाश मेरे काबिल होनहार बच्चों, माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। वाई एक्सिस पर नंबर ऊपर की तरफ किधर की तरफ जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी। नीचे किधर की तरफ आएंगे बेटा? माइनस इन्फिनिटी तक आएंगे। क्लियर? सोचने और समझने वाली बात यह है बच्चा, जो आपको यहां सोचना है कि सर ने, आपके दयाल सर ने यहां पर नंबर को इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 3 डॉट ही क्यों लगाए हैं? मैं चाहता तो और भी डॉट बना सकता था। ये मैथ्स की डेप्थ है, यही आपको सीखना है ना? बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप लोग भी बचपन से ही करते चले आ रहे होगे कि आप डॉट बनाने के लिए 10-15 डॉट लगा देते हो, मतलब बताना है मुझे किसी तरीके से सामने वाले को कि भाई इन्फिनिटी तक जाना है। लेकिन यहाँ 3 डॉट ही लगाए जाएंगे। इन 3 डॉट को भी हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स में एक पैटर्न के तौर पर मानते हैं और इसको बोलते हैं एलिप्सिस। क्या बोलते हैं? एलिप्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? एलिप्सिस।
ठीक, इसको भी क्या कहा जाता है, एलिप्सिस। ये 3 डॉट मुझे बताते हैं कि ये नंबर अप टू इन्फिनिटी तक रीच कर रहा है। सो 3 डॉट सफिशिएंट है, 3 के बाद ज्यादा डॉट नहीं लगाना। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे प्रोसीड करूं मैं। फाइनली जैसे ही मैंने अपने फ्लैट सरफेस पर 2 तरह की लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्लियर, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा, और इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने ओरिजिन कहा। क्या कहा मैंने, ओरिजिन कहा। क्लियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने ओरिजिन कह दिया। क्लियर, बता सकते हो कि मेरा प्लेन कितने पार्ट में, कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 2 लाइन ड्रॉ करने से, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से मेरा प्लेन, मेरा सरफेस कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्लियर, इन 4 हिस्सों को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। पता था आपको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, जिसमें से आपको ये वाला, इस वाले रीजन को क्या बोलना होगा बेटा, इसको क्या बोलना होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। शाबाश मेरे बच्चों, समझते जाइएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, वेल प्लेड। बेटा इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है मैंने क्वाड्रेंट वर्ड ही क्यों यूज किया है, रीजन है क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। क्या मतलब होता है, चतुर्थांश, मतलब 4 अंश, मतलब 1 2 3 4, देयर आर 4 डिविजन्स। क्लियर, क्वाड्रेंट का मतलब ही है ये 4 इक्वल डिविजन्स या 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स दिखाई देंगे। इंडिविजुअली मेरे पास सिर्फ इस वाले का एक अपना एक स्पेशल नेम है, पता है ये मेरे प्लेन का एक हिस्सा है या नहीं, बताओ। अच्छा ये बताओ, ये बात, ये चीज एक सरफेस पर लाई करेगी, एक फ्लैट सरफेस पर लाई करेगी, स्पेस में लाई करेगी, फ्लैट सरफेस पर लाई करेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो फ्लैट सरफेस पर लाई करेगी, तो इसीलिए मुझे इस वाले रीजन का, मेरे पास एक यूनिक नेम अवेलेबल है। मैं इस वाले रीजन को बोलता हूं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलता हूं बेटा, एक्स वाई प्लेन। गॉट इट, कोई दिक्कत? इसी तरीके से इस वाले का क्या नाम होगा बेटा, बता दो, एक्स डैश और वाई प्लेन, एक्स डैश और वाई प्लेन। कोई दिक्कत बेटा? सिमिलरली इस वाले का नाम बता दो मेरे बच्चों, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। कोई दिक्कत? सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट वाले का क्या नाम होगा, एक्स वाई डैश प्लेन। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फंडामेंटल सेट है, ध्यान रखो। जब भी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताना चाहें आप, तो कोऑर्डिनेट्स बताते समय हमेशा याद रखो कोऑर्डिनेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी रो कॉमा कॉलम। मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल के दौरान मैंने कशिश के कोऑर्डिनेट्स को 1,1 बोला, जिसमें मैंने बोला कि दिस गर्ल इज सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, मतलब ये पहली रो और पहले कॉलम के पोजीशन पर बैठी हुई। तो मैंने पहले रो बोला एंड देन फिर आफ्टर क्या बोला, कॉलम। जो पड़ी लाइन है उसको पहले इंट्रोड्यूस किया और खड़ी लाइन को हमेशा बाद में इंट्रोड्यूस किया। दैट इज द फंडामेंटल स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू स्टडी अबाउट व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए इन स्टैंडर्ड तरीकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा मुझे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट इन द सेंस पोजीशन, मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट्स, इट इज द मैथमेटिकल टर्म, बट स्टिल यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कोऑर्डिनेट्स मींस व्हाट, कि सर इज टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं बोल रहा हूं, मैंने वर्बली बोला कोऑर्डिनेट्स, बट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, यू ऑल हैव टू थिंक कि सर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन। और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स का यूज किया है। कोऑर्डिनेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, मींस रो कॉमा कॉलम। गॉट इट? रो मींस कॉलम इज व्हाट, फर्स्टली हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन, हाँ पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट, वर्टिकल लाइन। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसा कभी नहीं करना। स्टैंडर्ड तरीका क्यों सेट करना जरूरी है मैं बता देता हूं, टेंशन मत लो, मैं बता देता हूं। हर चीज का एक पैटर्न है, हर चीज का तरीका है। तरीका क्या पता है, बहुत बड़ी बड़ी फॉल्ट्स हो जाती हैं, बड़ी बड़ी फॉल्ट्स हो जाती हैं। इमेजिन व्हाट कि मैं जैसे मान लीजिए, मैं बता देता हूं, मैं रूम के अंदर इंटर किया, क्लियर, और मैं रूम के अंदर इंटर करके उस बच्ची जो कॉर्नर में बैठी हुई है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली वो 1,7, क्लियर। मैं मान लेता हूं अभी कुछ सेकंड के लिए, मान लेते हैं उस बच्ची के कोऑर्डिनेट 1,7, 1,7 है। तो 1,7 का मतलब क्या है, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर मैं क्या समझ पा रहा हूं कि द गर्ल इज सिटिंग एट व्हाट, द फर्स्ट रो एंड 7th कॉलम। वो बच्ची फर्स्ट रो और 7th कॉलम के पोजीशन पर बैठी हुई है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब ये है कि मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को इंट्रोड्यूस किया, आफ्टर दैट मैंने वर्टिकल लाइन को इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे फर्स्ट रो और 7th कॉलम मिल गई। मान लो मेरी जगह कोई नया टीचर आ जाए, क्लियर, सेकंड टीचर आ जाए, अब वो क्या कर रहा है पता है, पहले कॉलम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या बोलेगा वो, अभी मेरे लिए वो 1,7 थी, उस बच्ची के कोऑर्डिनेट 1,7 थे। अब कोई नया टीचर आएगा तो उस बच्ची के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर वो पहले कॉलम इंट्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली 7,1 बन जाएगा। तो दोनों में डिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, दोनों में दोनों ही तरीकों से वो उस बच्चे के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम लोग। तो एग्जैक्ट
चीज को बनाने के लिए किसी चीज को फिक्स करना जरूरी है। तो इसीलिए हमेशा जब भी कभी किसी कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना होगा तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड रूल कहता है कि एक्स कॉमा वाई का फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। बच्चा क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो शाबाश। फाइनली आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, इमेजिन व्हाट कि मैं अब आपके सामने कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखो ये बात आप लोगों को समझनी है क्योंकि ये चीजें ना लिखी नहीं होती हैं किताबों में, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्या सीन है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। बेटा ये तो पता है आप लोगों की, आप सबने ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर देखा है, क्लियर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 एंड 2? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कितने नंबर है बेटा? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इनफाइनाइट नंबर लाई कर रहे हैं, वेल प्लेड। अच्छा मेरे बच्चों इस बात को समझो कि अभी मैंने किसी भी सरफेस को, किसी भी फ्लैट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलने के लिए मैंने अभी बताया कि आपको सिर्फ दो तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल। अगर किसी भी प्लेन पर, मैं किसी भी प्लेन इन द सेंस कि आप मुझे कॉपी दे दो, जस्ट अ सेकंड, आई नीड अ कॉपी। हाँ, जैसे मान लो बच्चे ने मुझे ना बुक दे दी, अब मैं इस बुक के सरफेस को देख रहा हूं कि इट इज कंप्लीटली प्लेन सरफेस, मैं चाहता हूं इसको कार्टेशियन प्लेन बनाना। व्हाट शुड आई हैव टू डू? हाँ कुछ नहीं, बस पेन लेना, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यही सरफेस, यही क्या बन जाएगा? कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या कार्टेशियन प्लेन मुझे कहीं अलग से लेके आना है? नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में तो नहीं आ रहा है? सच बताओ, सच में? दैट्स गुड, फाइनली आई होप। मेरे बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करो। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेजरली, मेनली मैंने सिर्फ दो लाइन ड्रॉ की हैं किसी फ्लैट सरफेस, किसी प्लेन सरफेस को कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये बात आपको समझनी है, ये हिडन फैक्टर है, ये बात समझनी है कि इन्हीं लाइन के पैरेलल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोर लाइंस, और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं। ये तो मैं मेन लाइन ड्रॉ किया हूं, लेकिन मेरे को ये बात समझनी है कि इसी लाइन के जैसी और भी मल्टीपल सैकड़ों लाइन अवेलेबल होंगी। यानी कि जैसे देख लो मेरी पहली लाइन ये आ रही है, क्लियर, जो कि कहां से पास होगी? मैं इसको ऐसे बना देता हूं, द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड दिस वन, ये पहली लाइन है। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन चेक कर लो, ये देखो और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं, चेक कर लो मेरे बच्चों। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। क्लियर, यू ऑल हैव कंप्लीट अथॉरिटी टू आस्क द क्वेश्चन, आई होप सो। बच्चा ऐसे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एज इट इज इधर भी -1 से एक लाइन जाएगी, ऐसे इधर से एक लाइन आएगी -2 से, ऐसे एक लाइन -3 से पास होगी, ऐसे ही पैरेलल लाइन -4 से पास होगी, ऐसे ही पैरेलल लाइन -5 से पास होगी, और ऐसे ही सिस्टम चलता चला जाएगा। नॉट ओनली पैरेलल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेम एक्स एक्सिस के पैरेलल भी बहुत सारी लाइंस होती हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं बच्चा, तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये चेक कर लो, देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ की, द फर्स्ट वन, आफ्टर दैट फिर क्या, ये क्या बन गया बेटा? सेकेंड वन, फिर इसके बाद क्या? द थर्ड वन, फिर इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा क्या? द फोर्थ वन, फिर इसी के जैसा यहां पर आ जाएगा, -1 से एक लाइन पास होगी, फिर -2 से एक लाइन पास होगी, फिर जस्ट अ सेकेंड, -1 से एक लाइन पास होगी बेटा, फिर -2 से एक लाइन पास होती हुई दिखाई देगी, फिर -3 से ऐसी लाइन पास होती हुई दिखाई देगी, एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी लाइनों को ड्रॉ किया जा सकता है। बच्चों क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे ही आप इस तरह की मल्टीपल लाइन प्लॉट कर देंगे, क्लियर, अब आपका सरफेस पूरी तरीके से कंप्लीट एक ग्राफ में बदल चुका है। किसमें? कार्टेशियन ग्राफ, कार्टेशियन फैक्टर, कार्टेशियन प्लेन में बदल चुका है। क्लियर, अब मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करते जाओ बेटा। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, क्या लिखेंगे आप? चेक कर लो। एक्स एक्सिस पर, हाँ पहले हमेशा एक्स एक्सिस के पॉइंट को इन्वॉल्व किया जाएगा, फिर वाई एक्सिस के पॉइंट को। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैंने इसको ए कहा है तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे? 3,2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 3,2 लिखते समय ये बात ध्यान रखो आप कि आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमेशा एक्स वाई के फॉर्मेट में बोला है। मींस पहला पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस से होगा, दूसरा पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस का। अच्छा इस पॉइंट को समझो ध्यान से मेरे बच्चों, इस पॉइंट को समझना है कि सर ने आपके अगर ये 3,2 लिखा तो व्हाट डज द 3 रिप्रेजेंट हियर? 3 यहां रिप्रेजेंट क्या कर रहा है पता है? 3 उसके पैरेलल चले आओ, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ओरिजिन से गैपिंग है, डिस्टेंस है। क्लियर है ना? जो यहां लिखा होता है एक्चुअली इसकी ओरिजिन से पैरेलली डिस्टेंस होती है। जैसे पैरेलल चलिए यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर है तो उस परपेंडिकुलर ओरिजिन से दूरी होती है।
गॉट इट। वाई एक्सिस पे 2 लिखा है तो वाई एक्सिस पे 2 होने का मतलब पैरेलल चले आओ तो ये डिस्टेंस 2 होगी, ये 2 है, ये 2 है, और ये फाइनली कितना है बेटा यहां से यहां तक, ये कितना है यहां से यहां तक 3 है। सो दैट इज वाई ये मिल करके 3,2 बन गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलो एक बात समझो बच्चा, मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनार बच्चों, कि मैंने ना एक जगह पर लिख दिया, मैंने लिखा -2,5। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स, कि -2,3 का मतलब क्या है। अब -2,3 बोल दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। मतलब -2,3 कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 5 जाना है, यानी कि वाई एक्सिस पे 5 ऑलमोस्ट यहां आएगा। क्या लगता है ये पॉइंट आ जाएगा? चेक कर लो। तो आप यहीं पर लिख दोगे दिस इज व्हाट -2,5। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना अलग बात, लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा है इसको समझना ये अलग बात है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि -2,5 में -2 बताता क्या है? तो -2 है क्या? क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, कि -2 के पैरेलल एक लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी जिसकी दूरी ओरिजिन से कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। कितना? 2 यूनिट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है? डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। मैंने लिखा जरूर -2 है, यहां माइनस का साइन क्या बताता है समझो, ये हर एक पॉइंट ना डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। बच्चे ये चीजें किताबों में नहीं लिखी होती हैं, समझो ध्यान से। यहां हम लोग सिर्फ इनको एज अ नंबर ट्रीट कर रहे होते हैं बचपन से मुझे इसको सिखाया जाता है कि दैट विल सपोज टू बी अ नंबर। नो, आप लोगों को इसको सिर्फ नंबर नहीं समझना, यहां आपको समझना है डिस्टेंस विद डायरेक्शन। क्या समझना है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 5, पॉजिटिव है, +5 लिखा, तो +5 का मतलब ये है कि ना मुझे ओरिजिन से उधर की तरफ शिफ्ट करना है, ईस्ट की तरफ। क्लियर? ओरिजिन से ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना है। कितनी यूनिट शिफ्ट करना है? 5 यूनिट शिफ्ट करना है। ध्यान रखो डायरेक्शनल के हिसाब से इधर आता है ईस्ट। डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं बच्चों बताऊं तो यहां आपको मिलेगा क्या मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनार बच्चों? इधर क्या मिलेगा? ईस्ट। इधर क्या होगा बच्चा? वेस्ट। इधर क्या होगा बच्चा? नॉर्थ। इधर क्या होगा बेटा? साउथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने बोला कि +5 यूनिट है ना, +5 का मतलब जान रहे हो कि आपको ओरिजिन से एक सेंटर, एक फिक्स पॉइंट से ईस्ट की तरफ 5 यूनिट बढ़ना है, आगे की तरफ। क्लियर? और मैंने यही बोल दिया -3। व्हाट डज इट मीन? -3 मतलब जान रहे हो आपकी ओरिजिन से पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि माइनस लगा था, नेगेटिव मुझे पीछे की डायरेक्शन देता है हमेशा। गॉट इट? तो -3 अगर मैं बोल रहा हूं तो -3 में माइनस का मतलब है पीछे की तरफ और 3 का मतलब है 3 यूनिट पीछे की तरफ। 1 2 3 यानी यहां पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर हो रहा है? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चल रहा है? आई होप ये सारी चीजें मेरे बच्चों को समझ में आ रही होंगी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसी तरीके से ग्राफ पेपर पर इस कार्टेशियन प्लेन पर सैकड़ों करोड़ों अरबों पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट का अपना एक एग्जैक्ट पोजीशन होता है। हर पॉइंट का अपना एक एग्जैक्ट पोजीशन होता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक और बात बता देते हैं, हिडन रूल, हिडन फैक्टर, हिडन चीज जो किताबों में नहीं लिखी होती है। पता है क्या? अच्छा, आप लोगों को बच्चा ये लग रहा होगा कि ना अभी मुझे ग्राफ पेपर दिख रहा है तो मतलब मुझे ये समझना है, मेरे को ये पता है, आपको भी पता है ये बात कि ना 4 और 5 के बीच में सैकड़ों करोड़ों अरबों पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स है अवेलेबल है। 4 और 5 के बीच में भी ना बहुत सारे नंबर है। तो जितने नंबर है हर नंबर से एक लाइन ड्रॉ होती है, हर नंबर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? हर नंबर से मतलब आप चाहें तो यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, जितने नंबर आएंगे हर नंबर से एक लाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लॉट होगी। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इस पूरे से प्लेन को मैंने देखा तो इस पूरे से प्लेन पर मैंने स्मॉल स्मॉल डिवीजन बना दिए हैं। देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 छोटे छोटे स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? एक छोटे से स्क्वायर को पकड़ो, सिर्फ इतने से स्क्वायर को पकड़ो। पता है इस स्क्वायर के अंदर, मात्र इस स्क्वायर के अंदर भी एक, अच्छा दोबारा से, मात्र सिर्फ इस स्क्वायर को पकड़ो बेटा, इस स्क्वायर के अंदर इतना ही बड़ा एक और कार्टेशियन प्लेन छुपा हुआ है। पता है आपको? नहीं पता तो सीखो यहां से। इसी स्क्वायर के अंदर इतना ही बड़ा एक और कार्टेशियन प्लेन छुपा हुआ है। बस मुझे क्या करना है? मुझे देखना है उसको। पता है कैसे? जब मैं अपनी सेल्फी लेता हूं, सेल्फी अच्छी आती है तो जूम करता हूं ना, मैं ऑब्वियसली जूम करता हूं ना। इमेजिन करो कि मैं इसको जूम कर रहा हूं। देखो मैं ना अभी इसको अपनी स्क्रीन को जूम कर रहा हूं। देखो जस्ट अ सेकंड, हाँ देखो जूम कर रहा हूं मैं। देखो मैंने और जूम कर दिया, जूम कर दिया मैंने। अभी मेरे पास जो छोटा सा स्क्वायर था वो क्या बन गया? बड़ा सा स्क्वायर बना। अब बड़े से स्क्वायर के अंदर ना बेटा बहुत सारी लाइंस और भी हैं मेरे बच्चों। यही तो समझने का तरीका है बेटा, यही तो कार्टेशियन प्लेन है। ऐसे सैकड़ों लाइंस है, ऐसे बहुत सारी लाइंस है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। क्लियर? मैं अपनी स्क्रीन को और फर्दर जूम नहीं कर सकता था। अगर मैं जूम करता तो मैं बताता, ये बात बताता आप लोगों को कि बेटा ये जो छोटा सा स्क्वायर आप देख रहे हो ना, ये वाला,
ये तो छोटा सा स्क्वायर देख रहे हो, अगर मैं कर पाता, मैं डेफिनेटली करके दिखाता कि मैं अपने इस छोटे से स्क्वायर को और जूम कर दूं, मैं और जूम कर दूं, तो पता है हो गया, मैं अपने छोटे से स्क्वायर को और जूम कर दूं, अरे हो रहा है, शाबाश, मेरा काम कर रहा है, मैं इस छोटे से स्क्वायर को और जूम कर दूं, तो इस मेरे इस छोटे से स्क्वायर के अंदर भी सैकड़ों करोड़ों लाइंस और भी हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ पा रहे हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ग्राफ के अंदर इंफिनिटी छिपी होती है। क्या छिपी होती है? इंफिनिटी। ग्राफ के एक स्क्वायर ब्लॉक के अंदर एक पूरा यूनिवर्स के जैसा इनफाइनाइट स्पेस छिपा होता है। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? जिसको बस मुझे एक्सपैंड करने की जरूरत होती है, जूम करने की जरूरत होती है। जैसे मैं जूम करूंगा, मैं तुरंत एक बॉक्स के अंदर एक दूसरा ग्राफ पा जाऊंगा, वहां पर भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगे मुझे। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? फाइनली आई होप सो। क्लियर? मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। फाइनली अब जाके सेट हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? टास्क क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मजा आ रही है ना? कुछ नई नई चीजें पढ़ने को मिल रही है, यूनिक चीजें मिल रही हैं। शाबाश। आई होप बच्चा कि आप लोग कार्टेशियन प्लेन के इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है बेटा? तो अब की बार जब भी कभी किसी ग्राफ को देखें आप या किसी कार्टेशियन प्लेन को देखें, तो मात्र उसे सिर्फ कार्टेशियन प्लेन बना के मत छोड़ें। क्लियर? उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर के स्पेस को देखने की कोशिश करें जो किताबों में डायरेक्टली नहीं दिखता है ना, वो यहीं दिखेगा। मेरे साथ दिखेगा ना बेटा? दिख रहा है ना भी आपको? तो आपको एक ब्लॉक जो दिख रहा है, इस ब्लॉक को मात्र एक स्क्वायर ब्लॉक मान करके मत छोड़ देना कि एक यूनिट स्क्वायर का ब्लॉक है। नहीं, इस यूनिट स्क्वायर के अंदर भी एक इतना ही बड़ा और खासकर इससे बड़ा एक और कार्टेशियन प्लेन छिपा हुआ है। छिपा है ना बेटा? मैं उसको देख सकता हूं कि नहीं? कैसे भाई? हाउ? बस कुछ नहीं करना, जूम करना है मुझे, जूम करते जाओ, ग्राफ के अंदर ग्राफ पाते जाओ, जूम करते जाओ, ग्राफ के अंदर ग्राफ पाते जाओ। दैट्स इट। कोई दिक्कत? पक्का? दैट्स गुड। फाइनली अगर बेटा ये बात समझ में आ गई है तो मैं अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूं। नहीं तो बच्चे बड़े शास्त्री होते हैं आजकल, पता है? जैसे देखते हैं यूट्यूब पे, जैसे देखते हैं कि हाँ जो है टॉपिक जो है 45 मिनट का है, तुरंत स्किप कर देते हैं। हाँ, स्किप कर देते हैं। उनको चाहिए क्या पता है? उनको चाहिए कि मात्र 5 मिनट के अंदर निपटा दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मिनट में निपटा दो? 5 मिनट में निपटा दो। क्लियर? हाँ, है ना? 5 मिनट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निपटा देते हैं। सच में ना? एक शॉर्ट्स में बच्चा देखो 3-3 मिनट के अंदर लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर रहे हैं। सो फाइनली कैसे पॉसिबल है ये? है कि नहीं? बढ़िया बेटा। फिलहाल हम अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे चाहिए कि जब बच्चा मैथ्स पढ़े तो सिर्फ मैथ्स ना पढ़े, मैथ्स को फील करे। क्लियर? मैथ्स पढ़ना अलग चीज है और फील करना अलग चीज है, और फील करने के लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब डेप्थ में जाओगे तो समय लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर चीज समय मांगती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली आई होप ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई है बेटा तो मैं ना अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं। क्लियर? एक्सटेंशन इन द सेंस कि मैं अब की बार सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि सीन क्या है। बेटा अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि कैसे हाउ डज द पर्टिकुलर थिंग्स आर वर्क्स, तो कुछ चीजों को और भी आपको समझना है कि कार्टेशियन प्लेन पर हर क्वाड्रेंट्स के अंदर के कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन फिक्स होती है। ये समझो ध्यान से। मैं कहना चाह रहा हूं कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मैं दोबारा से एक कार्टेशियन प्लेन इधर बना देता हूं, ठीक है? बस आपको ध्यान से समझना है, स्किप नहीं करना है। क्लियर? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं दोबारा से एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं। अगर बेटा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट्स आप लोग यहां देख पा रहे हो, तो पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास हर एक प्लेन के, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये XY प्लेन भी है, बताया था कि नहीं बताया था? तो XY प्लेन पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसकी पोजीशन फिक्स होंगे। क्या? कि ये जो प्लेन बन रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेते हुए और पॉजिटिव वाई एक्सिस को लेते हुए मिल रहा है। बोलो क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं मैं? यानी यहां x की वैल्यूज भी पॉजिटिव है ना, और y की वैल्यूज भी कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। बोलो इज दिस क्लियर? सो दैट इज वाई मेरे बच्चे, यही एक कारण है कि इस कार्टेशियन के अंदर, इस प्लेन के अंदर आने वाले हर एक कोऑर्डिनेट की पोजीशन हमेशा और हमेशा प्लस कॉमा प्लस के फॉर्मेट में लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ x भी प्लस है और y भी प्लस है। इज दिस क्लियर? व्हाट अबाउट सेकंड कोऑर्डिनेट्स? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां x नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। x नेगेटिव है, बट y, क्योंकि ये जो प्लेन बन रहा है जिसको आपने बोला अभी x डैश वाई प्लेन, जिसको अभी आपने कहा है, इस x डैश वाई प्लेन में x ये है y ये है, तो ये दोनों मिल करके प्लेन बना रहे हैं। बोलो सही है ना? जिसमें x के ऊपर डैश लगा है, मतलब x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमेशा माइनस कॉमा
प्लस। बोलो बच्चे क्या लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में तो नहीं आ रहा है? व्हाट अबाउट थर्ड वन, सेम इसी तरीके से। हाँ शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अति सुंदर। -1, -2, -3, -4, -5। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आप नीचे की तरफ ध्यान से देखो तो नीचे क्या है, y नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। इस यही एक कारण है कि मैं इसको बोलता हूं, पता है, डैश लगाता हूं, x डैश y डैश प्लेन। जहां डैश लग जाए, मतलब डैश का मतलब ये कि आप उस पर्टिकुलर एक्सिस के नेगेटिव पोल के बारे में बात कर रहे हो, नेगेटिव साइड के बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि आप अपोजिट डायरेक्शन में हो, आगे ना बढ़ते हुए पीछे की तरफ बढ़ रहे हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। आई होप सो कि अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एथिक्स यही है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बच्चा। ना का मतलब ना होता है, नहीं आ रहा है मींस नहीं आ रहा है, बस बात खत्म वहीं पे। फाइनली बच्चे बता दो ध्यान से कि इस कोऑर्डिनेट के लिए दोनों पॉइंट के पोजीशंस क्या होंगे? यस, माइनस कॉमा माइनस। फाइनली सेम इसी तरीके से यहां बता दो बेटा, ये यहां पर हाँ एक्स वाई डैश प्लेन, क्या इसका नाम ये होगा कि नहीं होगा? और कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन हमेशा किस फॉर्मेट में होंगे? प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि एक्स प्लस है और वाई नेगेटिव है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइनल टास्क क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, मैंने पूछा बता दो कि -3, 5 ये कौन से प्लेन में जाएगा, तो आप क्या बताओगे? देखो ध्यान से, -3, 5 समझना ध्यान से मेरे बच्चे। ए बच्चा समझो, -3, 5 का मतलब ध्यान से समझो कि यहां पर x के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, मींस ये जो होगा ये x डैश पे होगा पहली चीज, और y है, y पॉजिटिव है, यानी x डैश y प्लेन। क्लियर? अब x डैश y प्लेन कौन सा, चेक कर लो। सेकंड, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और x डैश y प्लेन में आएगा। बोलो मंजूर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर हो रहा है? और अगर मैं इसी के जैसा मेरे बच्चों मैंने कहीं लिख दिया, लेट से कि -2, -3 लिख दिया, व्हाट डज इट मीन? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, मींस कि यहां दोनों पे डैश लगेगा ना, मींस x डैश और y डैश प्लेन में आएगा। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो डेफिनेटली आप बोल दोगे क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसी के जैसा हम लोग चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। टास्क क्लियर? मेन इंटरेस्टिंग बात अब आपको यहां से सीखनी है, समझनी है और आगे बढ़नी है, वो ये बात है कि अगर मैंने जैसे ही आपसे कह दिया, क्लियर? समझते जाइएगा बेटा, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन बेटा? इज दिस अ स्ट्रेट लाइन बच्चे? शाबाश। और बेटा मैंने जैसे ही आपसे कह दिया कि मुझे ये बता दो कि 2, 0 कहां आएगा, बता दो बेटा, चेक कर लो, 2, 0 बता दो मेरे बच्चों। हाँ फंस गए ना यहां पर, 2, 0। तो ध्यान से देखो, 2, 0 को अगर मैं कंपेयर कराऊं बेटा किससे? x, y से कंपेयर कराऊं, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं यहां पर कि x 2 है, x क्या है? 2 है, और y कैसा है? 0 है। गॉट इट? तो जब भी कभी x और y में से, बेटा समझो ध्यान से, कि जब भी कभी x और y में से कोई एक वैल्यू 0 होती है, तो वो पॉइंट किसी प्लेन पे नहीं आएगा, बल्कि एक्सिस के ऊपर आएगा। किस पर आएगा? एक्सिस के ऊपर आएगा। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब समझना है कि कब कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पर आएगा, मैं बता देता हूं। अगर इफ x की वैल्यू 0 हो रही है, किस पर? अगर x की वैल्यू 0 हो रही है, पॉइंट शुड लाई on the point should always lies on where? On y axis. is this clear? ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करने वाली बात है। क्लियर? और अगर इमेजिन व्हाट मैं कह दूं क्या, कि अगर इफ y इक्वल टू 0 हो जाए, देन point should always lies on where? Lies on x axis। कहां लाई करेगा बेटा? x axis पर लाई करेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जैसे बेटा ध्यान से देखो, मैंने अभी आपसे यहां बताया, मैंने कहा कि मुझे ना 2, 0 चाहिए, तो 2, 0 में x 0 या y 0 है? y 0, तो पॉइंट कहां आएगा? x एक्सिस पे। कहां आएगा? अगर y 0 है तो पॉइंट कहां आएगा? x एक्सिस पे। देखो ना, x एक्सिस पे 2 ढूंढ लो, यहां पर है तो 2, 0 यहां दिखाई देगा, ये 2, 0 का कोऑर्डिनेट्स है। बेटा क्या लगता है, समझ में तो नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है बेटा? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये है 2, 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सेम मैनर में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मुझे ना, अब आप बता दो कि
हाँ, मैंने आपसे कहा कि मुझे -3 कॉमा नहीं 0 कॉमा -3 चाहिए। क्या चाहिए? 0 कॉमा -3। बता दो बेटा कहाँ आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ x 0 है। क्या 0 बेटा? x 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली वैल्यू कहाँ जाएगी? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर क्या देखना है? -3। माइनस एक्सिस -3 को टिक कर दो, यही हो जाएगा 0 कॉमा -3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टास्क क्लियर है? और दोनों ही 0 हो जाए, दोनों ही 0 हो जाए। हाँ, अगर मैं यहां लिख दूं कि इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों ही 0 हो जाए मतलब पॉइंट कैसा होगा? पॉइंट शुड ऑलवेज लाइज ऑन ओरिजिन। पॉइंट हमेशा कहां लाई करेगा? ओरिजिन पे लाई करेगा, यानी यहां पर आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होते हैं बच्चा। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के? 0 कॉमा 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये सब बात क्लियर हो गया होगा, सब कुछ फंडामेंटल क्लियर है, टास्क क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा। अगर बेटा ये बात क्लियर हो गई है तो मैं अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाता हूं। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए समझना, अब यहीं से आपको चीजों को समझना है। क्लियर? मेरा नेक्स्ट टास्क यहां से आता है, मैं धीरे धीरे करके अपने पॉइंट को बढ़ा रहा हूं। मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आई होप सो कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब ये बेटा कि मेरा स्टार्टिंग का ना, ये देखिए आप, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं कशिश और अमन के बीच की डिस्टेंस एग्जैक्टली विदाउट यूजिंग एनी स्केल निकाल सकता हूं ना। क्लियर? तो मेरा टास्क ये है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी को कैलकुलेट करना। स्टार्ट करें? पक्का? चलो तैयार हो सब लोग? बोलो बेटा, रेडी हो सब लोग? शाबाश। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ चीजों को ध्यान से सुनने के लिए बोलूंगा कि पहले सुनो, क्योंकि जब सुनोगे तो ऑब्वियसली चीजों को समझ में आएगा। क्लियर? बच्चा स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? जल्दबाजी में ना स्किप करोगे तो ऑब्वियसली सब कुछ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? शाबाश, वेल प्लेड। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं, समझना ध्यान से, क्योंकि ऑब्वियसली अब मुझे हर चीज एक कार्टेशियन प्लेन पर ही करनी है। तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन तैयार किया कुछ इस तरीके से, समझना ध्यान से, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश है, y और y डैश है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? दैट्स गुड। अब समझो ध्यान से बच्चा, मैंने मान लिया कि यहां पर इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई 2 पॉइंट है। लेट्स से वो 2 पॉइंट कौन कौन से? मैंने पहला पॉइंट लिया जिस पॉइंट को मैंने P कहा, एक दूसरा पॉइंट लिया जिस पॉइंट को मैंने क्या कहा? Q कहा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट P के अपने कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ही, है ना। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। क्या है? x1, y1। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? पक्का ये बात समझ में आ रही है? बोलो शाबाश। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंसीडर P and Q are any 2 points with coordinates P x1, y1 and Q x2, y2 are lies on Cartesian plane. प्लेन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्या है मेरा बच्चा, मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनहार बच्चों, मेरा टास्क क्या है? पता है मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये मेरा टास्क है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? फाइनली तो एक काम करता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। क्लियर? तो बेटा मेरे पास कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2 पॉइंट अवेलेबल हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है, ये ओरिजिन है। टास्क क्या है पता है? मेरा टास्क है बच्चा कि मुझे यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, इस डिस्टेंस को मेजर करना है, दिस वन PQ कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी स्केल। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो ध्यान से। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपसे कुछ चीजों को बताऊंगा जो आपको समझनी है और मुझे रिप्लाई करनी है। आपको पता है जैसे आपने बोला कि इस P
के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपने मुझे बताया कि x1 y1 है, तो x1 y1 का मतलब समझो, x1 y1 का मतलब ये कि इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस यहां देख रहे हो ये चीज, क्लियर, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बच्चा समझने की कोशिश करिएगा, क्लियर, आप लोग बहुत होनहार बच्चे हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इमेजिन व्हाट, x1, शाबाश, कितनी होगी ये, क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, टास्क क्लियर है ये, पक्का, दैट्स गुड बेटा। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये डिस्टेंस बता दो, बेटा समझने की कोशिश करिएगा, हाँ, वैसे ही मैं अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछ लूं ये कितना होगा, क्या बताएंगे आप लोग, y1, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। वैसे ही इन द सेम मैनर इधर भी मेजर कर सकते हैं आप लोग, ये डिस्टेंस बता दीजिए। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, शाबाश। तो अब एक बात समझो ध्यान से, मैंने जैसे ही आपसे कहा कि ये जो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स q x2, y2 है, x2 का मतलब तो यही होता है ना कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा मेजर की जाती है, अभी मैंने बताया था ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, x2, इस पॉइंट को, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट A, जस्ट अ सेकेंड, मैं किसी और कलर का यूज कर लेता हूं, यूजिंग पिंक कलर, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है, टास्क क्लियर हो रहा है फाइनली। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा, तो इन द सेम मैनर जैसे अभी आपने इस डिस्टेंस को बताया ये y1 है, वैसे ये डिस्टेंस बता दो इसके सामने पैरेलली चलते चले आओ मेरे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, आप वैसे ही इस डिस्टेंस को बता दीजिए, सेम ये दिस वन, इमेजिन व्हाट, डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, शाबाश। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस डिस्टेंस को बताना है तो आप ऑब्वियसली क्या बोल दोगे, y2, कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइनल टास्क क्लियर हो रहा है, पक्का। अब एक बात समझो ध्यान से, आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज व्हाट, A B P Q, इसको मैं ले लेता हूं क्या, C ले लेता हूं, इज दिस क्लियर, और मैं इसी डिस्टेंस को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां अरेंज कर लेता हूं। देखो ध्यान से, समझना ध्यान से, यही चीजें आपको समझनी है, हेयर फिगर को देखो और बताओ OA कितना है, OA की लेंथ कितनी है, x1, कितना है बेटा, x1, शाबाश। OB कितना है बच्चा, x2, शाबाश बेटा, इसको C माना था, इसको D कंसिडर कर लो, क्लियर। OD कितना है बेटा, OD है आपके पास y1, और बेटा OC कितना है, y2, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, टास्क क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे AB बता दो, देन AB बता दो, तो AB की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल में से इस लेंथ को क्या कर दो, माइनस कर दो, टोटल मींस व्हाट, x2 माइनस x1, शाबाश, तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। अगर जैसे आपने यहां से यहां तक की लेंथ बता दिया कि सर ये लेंथ तो x2 माइनस x1 है, मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही ये डिस्टेंस बता दो बेटा, कौन सी, CD, इन द सेम मैनर बच्चा CD बता दो मेरे बच्चों, CD कितना आ जाएगा, y2 में से क्या हटाना है, y2 में से y1 हटाना है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, मींस कि बच्चा ये डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक, हाँ ये डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक, ये होगी y2 माइनस y1। आई होप कि ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनल टास्क क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनहार बच्चों, इस बात को अगर आप ध्यान से देखें कि मैं कुछ नहीं करता हूं सिवाय इसके कि मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दूं, गॉट इट। और जैसे ही मैंने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, यहां पर मैं एक पॉइंट लोकेट कर देता हूं, जैसे PQ था, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं R, मैंने क्या नाम दे दिया, R। इमेजिन बॉडी कितने डिग्री का एंगल है बेटा, यहां पर 90, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो ध्यान से देखो, क्या PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम काम करती है हमेशा, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं कंसीडर कर सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PQR, बेसिकली मैं लिख रहा हूं PRQ, कोई दिक्कत। और इस PRQ ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगता है आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, शाबाश बता दो बेटा,
वेल प्लेड। पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेटा क्या कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग अदर टू साइड्स। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गर साइड का स्क्वायर हमेशा शॉर्टर साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मींस मैं लिखूंगा लॉन्गर साइड इसमें से कौन सी है, ऑब्वियसली क्या, पी क्यू। क्या है बेटा, पी क्यू। तो मैं यहां लिखूंगा क्या, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, पी आर का स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट आर क्यू का स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो बेटा। फाइनल टास्क क्लियर हो रहा है सबको बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर। इमेजिन व्हाट कि मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, मेरा टास्क था। डिस्टेंस मुझे क्या निकालना था, पी क्यू मुझे कैलकुलेट करना था। दिस वॉज अवर टास्क। तो मैं पी क्यू की जगह पर पी क्यू ऐसे ही लिखूंगा। गॉट इट। मेरे पास पी आर अवेलेबल है, पी आर चेक कर लो। पी आर किसके इक्वल है, ए बी के। तो जो आप ये ए बी निकाल के लाए हो यही ए बी किसके इक्वल है, चेक कर लो, यही किसके इक्वल है, पी आर के। क्या ये पी आर और ए बी पैरेलल डिस्टेंस से बेटा इक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे ना बच्चा। तो जो डिस्टेंस पी आर, जो डिस्टेंस ए बी की थी वही क्या होगी, पी आर। तो मैं पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट आर क्यू, चेक कर लो आर क्यू। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, बोलो। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी। अगर ये y2 माइनस y1 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो प्लस में मैं यहां क्या लिख दूं, y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब बच्चा ये इधर स्क्वायर लगा हुआ है, अब स्क्वायर हटकेगा उधर जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। यानी पी क्यू इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बोलो बेटा। यही जो फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड बेटा, यही जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, हाँ बेटा, जो ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यही फॉर्मूला किस नाम से जाना जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूले के तौर पर। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले के तौर पर। मींस ओवर एंड ऑल कंक्लूजन ये है यहां पर कि हम लोग अभी कैलकुलेट करके लेकर के आए हैं पी क्यू इक्वल्स टू में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। क्या लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। यही फॉर्मूला भी मैंने यूज किया है कि नहीं यूज किया है बच्चा, अभी यही फॉर्मूला मैंने निकाला है कि नहीं निकाला है। मैं इसी चीज को और इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, कैसे, पी क्यू इक्वल्स टू में अंडर रूट के अंदर डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का क्या, होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या है, इसको बताने के लिए बच्चा मुझे ना अपने प्रीवियस स्लाइड पे दोबारा से भागना पड़ेगा। यहां पर जब मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स बता रहा था कि मेरे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्मेट में होते हैं, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्मेट में होते हैं, तो इसमें x को हमेशा एब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्सिसा। और y को क्या कहा जाता है हमेशा, ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। तो फाइनली मैंने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहां मैंने लिखा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का क्या, होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। दिस फॉर्मूला इज नोन एज, दिस फॉर्मूला इज जनरली नोन एज व्हाट, जनरली नोन एज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे नोन है बेटा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले के तौर पर जनरली इसे जाना जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। इसका यूज देखो, क्लियर, इसका यूज चेक कर लो बच्चा। यूज मेरे बच्चों, यूज क्या, यूज ये है कि मैंने आपसे कहा फाइंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, 2,3 एंड 7,2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। मैंने आपसे कहा कि कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट है। अब देखो ध्यान से क्या सीन है मेरे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करो। x डैश, y डैश, ये कार्टेशियन प्लेन बनाया। मेरा पहला पॉइंट है बेटा 2,3, x एक्सिस पर 2, 1 2, y एक्सिस पर 3। ऑब्वियसली कहीं यहां पर पॉइंट आ जाएगा 2,3। क्या लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7,2। तो एक्स एक्सिस पे 7,2, लेट से मेरा यहां पॉइंट आ रहा है 7,2, कोई दिक्कत। तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है,
मुझे ये कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी स्केल। गॉट इट? तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? इट इज जस्ट लाइक अ टू का टेबल, बहुत कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है पता है, ये जो पॉइंट दे रखा है वी हैव, सॉल्यूशन देखो यहां पर, बच्चा समझते जाइएगा। वी हैव मेरे पास पहला पॉइंट है ए, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 ऐसे लिखना है, और मैं इसको इस तरीके से कंपेयर कराऊंगा किससे, x1, y1 से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चा क्लियर है? फाइनली नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, बी, कोऑर्डिनेट क्या है 7,2, कंपेयर कराओगे किससे, x2, y2 से। गॉट इट? नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ए बी लगाओगे फॉर्मूला लिख दोगे खटाक से, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। गॉट इट? बेटा मेरे काबिल होनार बच्चों, चेक कर लो x2 कितना है, x2 माइनस x1 यानी कि क्या, 7 माइनस 2 का क्या, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स व्हाट, 2 माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर। सो फाइनली ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 2 माइनस 3 -1, -1 का स्क्वायर कितना, +1। सो फाइनली ए बी कितना आ रहा है, 2। यस, आपको रूट 26 लिख करके लास्ट में इधर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर नॉट फाइनल, एग्जैक्ट आंसर। कोई दिक्कत क्या? मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा किसी कैलकुलेटर का, किसी स्केल का, किसी रूलर का यूज किया है क्या? नहीं। क्या यूज किया हमने? सिंपल कोऑर्डिनेट्स के सबसे पहले कॉमन कॉन्सेप्ट का यूज किया, जिसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइनली पक्का? सो आई होप ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है बेटा तो टास्क इज दिस, योर टास्क इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कशिश एंड अमन। कशिश और अमन के बीच की दूरी को कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ कशिश आर व्हाट, 1,1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, अमन 2,4। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी कैलकुलेट करके दो। इज दिस क्लियर?